हमारा कोई समाज नहीं होगा अगर हम पर्यावरण को नष्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कक्षा 10 के 12वें चैप्टर मानव संसाधन की। मानव संसाधन की दोस्तों, मानव संसाधनों के बारे में अपन ने पीछे भी बात की थी कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधनों के प्रकारों की बात की थी। अपने संसाधनों को दो प्रकारों में बांटकर अध्ययन किया था, प्राकृतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधन। तो दोस्तों, अपन बात करते हैं, एक बार फिर से इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि संसाधन होते क्या हैं। दोस्तों, अगर आपने हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी जानकारी आपके लिए उपलब्ध होती है वह आपको समय रहते प्राप्त हो सके। दोस्तों, मानव संसाधन के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। पहले बात करते हैं अपन संसाधनों की कि संसाधन होते क्या हैं। तो दोस्तों, संसाधन वे वस्तुएं होती है जो मानव के दैनिक जीवन में क्या आती है, काम आती है। यानी मानव द्वारा अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन भी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तथा मानवीय। वे संसाधन जो प्रकृति से मिलते हैं और मानव द्वारा उनका सीधे तौर पर उपयोग किया जाता है, जैसे मिट्टी, हवा, जल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। और मानवीय जो संसाधन है वे संसाधन होते हैं जिनमें मानव अपने बुद्धि तथा सोच के बल पर उनमें परिवर्तन करने की क्या रखता हो, क्षमता रखता हो और उनमें परिवर्तन कर उपयोग में लेता हो या उसके रूप में परिवर्तित कर उपयोग में लेता हो, वो क्या कहलाता है, मानवीय संसाधन कहलाते हैं। आज जो भी वस्तुएं मानव अपने बुद्धि और सोच के बल पर बदलकर यूज में लेता है वह सभी मानवीय संसाधन में आते हैं। जैसे मान लो पेड़ की लकड़ी है, ये बोर्ड है, किसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, पेड़ की लकड़ी से बना हुआ है। तो पेड़ अपने आप में प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन इसको ये स्वरूप किसने दिया, मानव ने दिया। तो ये जो संसाधन है वो मानवीय संसाधनों की श्रेणी में आएगा। जितने भी वस्तुएं अपने आसपास है उनमें लगभग वस्तुएं मानवीय संसाधन है, जिनमें मानव ने अपने बुद्धि और सोच के बल पर उनको बनाया था। तो ये सभी मानवीय संसाधन है। दोस्तों, मानव संसाधन है वह अपने आप में एक बड़ी अवधारणा के रूप में सामने आया है। यानी माने तो वह भी एक बड़ी अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक संपत्ति के रूप में देखता है। कौन, मानव संसाधन। यानी मानव संसाधन के जो अवधारणा है उसमें जनसंख्या को अर्थव्यवस्था का दायित्व न मानकर संपत्ति के रूप में जनसंख्या को देखा जाता है। मानव जनसंख्या को जब शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा व अन्य सेवाओं में निवेश किया जाता है, अन्य सेवाओं में निवेश किया जाता है, अन्य सेवाओं में शामिल किया जाता है, तो इस निवेश के परिणाम स्वरूप मानव जो जनसंख्या है वह मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अगर आप कह दिया जाए क्या मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं, की जा सकती है क्या कि मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? जी नहीं, मानव रहित विश्व की कल्पना करना तो प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग वह सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का जो निर्माण है वह कौन करता है, मानव करता है। यानी प्रकृति में जो भी संसाधन मिलते हैं उन सब का उपयोग मानव के द्वारा किया जाता है और सामाजिक और सांस्कृतिक जो भी कार्यक्रम है, जो भी निर्माण है वह किसके द्वारा किया जाता है, मानव के द्वारा किया जाता है। तो मानव रहित विश्व की परिकल्पना करना बहुत ही मुश्किल है, कल्पना करना बहुत ही कठिन है। दोस्तों, समाज तथा अर्थव्यवस्था के विकास में कौन महत्वपूर्ण योगदान देता है, मानव ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। संसाधन विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू माना जाता है। किसको, संसाधन को, क्योंकि जो जनसंख्या है संसाधनों के बिना क्या है, अधूरी है। संसाधनों के बिना जनसंख्या का होना मुश्किल है, इसलिए जनसंख्या को क्या माना जाता है, एक सकारात्मक पहलू माना जाता है। विशाल जनसंख्या को सकारात्मक पहलू के रूप में देखा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या, मानव संसाधनों में मानव की संख्या को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या क्या होती है, अपने पीछे के चैप्टर में बात बताई थी आपको।
जनसंख्या किसे कहते हैं? जनसंख्या है किसी स्थान पर, यानी किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। किसी निश्चित स्थान, यानी स्थान फिक्स होता है, निश्चित स्थान पर निश्चित समय, समय भी क्या होता है? फिक्स होता है। उन निश्चित स्थान पर निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो सन 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी मानते हैं? 121 करोड़ मानते हैं, लगभग 121 करोड़ मानते हैं। तो निश्चित स्थान कौन सा हो गया? भारत। निश्चित समय हो गया सन 2011। लोगों की संख्या क्या हो गई? 121 करोड़। तो किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। दोस्तों उसके बाद अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। कभी जनसंख्या बढ़ती है, कभी घटती है, तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में हम बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में निवास करने वाली लोगों की संख्या में आया परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जैसे मान लो 2001 में, सन 2001 में जनसंख्या कितनी थी? 102.08 करोड़। भारत की जनसंख्या थी 102.08 करोड़, जो सन 2011 में कितनी हो गई? 121.02 करोड़। कितनी होगी? 121.02 करोड़। अब अगर देखें तो संख्या में क्या आया है? परिवर्तन आया है। तो यह परिवर्तन ही क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। मतलब किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या में आया परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों जनसंख्या के विभिन्न गुणों की और उनकी विशेषताओं की, कि जनसंख्या की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो दोस्तों जनसंख्या की विशेषताएं होती है व्यक्तियों की आयु, मतलब आयु वर्ग। आयु वर्ग के आधार पर व्यक्तियों जो आयु है उसको, व्यक्तियों की आयु को 3 भागों में बांट कर अपन अध्ययन करते हैं। बाल वर्ग, प्रौढ़ वर्ग तथा वर्ग वर्ग। 3 वर्गों में बांटकर अपन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। बाल वर्ग 0 से 14 वर्ष तक की आयु को बाल वर्ग में शामिल करते हैं। 15 से 59 वर्ष की आयु तक को अपन युवा या प्रौढ़ वर्ग में शामिल करते हैं, और 59 वर्ष से अधिक जनसंख्या के जो भी व्यक्ति है उनको वर्ग में शामिल किया जाता है। तो जनसंख्या के गुणों में पहला था आयु वर्ग या व्यक्तियों की आयु। दूसरी अगर विशेषताओं की बात करें तो आता है लिंगानुपात, मतलब प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की जो संख्या होती है वह क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। फिर पुरुष तथा स्त्रियों की संख्या का जो अनुपात, पुरुष तथा स्त्रियों की संख्या का अनुपात, साक्षरता, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सभी जनसंख्या के क्या होते हैं? गुण तथा विशेषताएं होते हैं। अब बात करते हैं भारत की जनसंख्या के बारे में। अब बात करते हैं भारत की जनसंख्या के बारे में कि भारत की जनसंख्या कितनी है, क्या है, कौन से राज्य की भारत में जनसंख्या ज्यादा है, विश्व में कौन सा स्थान भारत रखता है।
तो भारत की जनसंख्या के संबंध में बात करें तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। मतलब पहले स्थान पे आता है चीन तथा दूसरे स्थान पर आता है भारत, यानी चीन के बाद भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। अगर अपन आगे बात करें तो तीसरे स्थान पर आता है यूएसए, चौथे स्थान पर आता है इंडोनेशिया तथा पांचवा जो बड़ा देश है विश्व का वह है ब्राजील। तो विश्व के 5 बड़े देश आपके सामने हैं, चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया तथा ब्राजील। भारत का जो स्थान है वह है दूसरा स्थान। दोस्तों अब 2011 की जनगणना के अनुसार देखें कि विश्व के भारत की जो जनसंख्या है वह कितनी है। तो 2011 की जो जनगणना के अनुसार विश्व में भारत की जो जनसंख्या है 121.02 करोड़ है। 121.02 करोड़ सन 2011 की जनगणना के अनुसार अपन बात कर रहे हैं। भारत की जनसंख्या है 121.02 करोड़, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.3% है। जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.3% है। तो भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 121.02 करोड़, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.3% है। अगर देखा जाए कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कौन? भारत का क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अब बात करते हैं भारत के कौन कौन से राज्य सन 2011 की जनगणना के अनुसार अव्वल है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो जनसंख्या है वह है उत्तर प्रदेश की। सर्वाधिक जो जनसंख्या है वह है उत्तर प्रदेश की। और सबसे कम जनसंख्या की अगर बात की जाए तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की। किसकी है? सिक्किम की। सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की, सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या वह है 16.49%, यानी भारत की कुल जनसंख्या के 16.49% जो जनसंख्या है वह है उत्तर प्रदेश की। मतलब उत्तर प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का 16.49% भाग निवास करता है। अगर बात करें सिक्किम में कि सिक्किम में कितना प्रतिशत भाग निवास करता है, तो सिक्किम में भारत की कुल जनसंख्या का 0.05% भाग सिक्किम में निवास करता है। अर्थात सर्वाधिक जनसंख्या भारत की उत्तर प्रदेश की है और सबसे कम सिक्किम की है। अगर आगे बात करें कि भारत की जो लगभग आधी जनसंख्या है वह भारत के 5 बड़े राज्यों में निवास करती है। भारत की आधी जो जनसंख्या है, आधी जनसंख्या 5 बड़े राज्यों में निवास करती है। वे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो वे बड़े राज्य, सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और जो 5वां जो बड़ा राज्य है वह है आंध्र प्रदेश। अब अगर बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पर है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की अगर भारत में बात करें तो 5 बड़े राज्य तो कौन से थे? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश। राजस्थान का जो स्थान है वह है 8वां स्थान, यानी भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान का जो स्थान है वह 8वां स्थान है, 8वां बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वह प्रथम है, भारत का प्रथम राज्य, प्रथम स्थान पर आता है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर तथा जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है? 8वें स्थान पर आता है। कौन? राजस्थान। यहाँ भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% भाग निवास करता है। कहाँ? राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% जो भाग है वह निवास करता है।
ये सभी आंकड़े सन 2011 की जनगणना के अनुसार अपन पढ़ रहे हैं। अब बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले की है, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वह है जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की, जयपुर में निवास करती है। और सबसे कम जो जनसंख्या है वह है जैसलमेर में निवास करती है। सबसे कम जनसंख्या वाला क्षेत्र जैसलमेर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र जयपुर। तो ये 2011 के अनुसार राजस्थान की स्थिति 8वां बड़ा राज्य है, 5.67% देश की जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर है, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में और सबसे कम जैसलमेर जिले में। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के संबंध में। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि के बारे में अपन ने पीछे भी बात की है कि दो समय अंतरालों के बीच में किसी देश, राज्य या स्थान के निवासियों की संख्या में जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। मतलब दो समय अंतरालों में, दो समय अंतरालों के अंदर, जैसे 2001 की जनसंख्या थी 102 करोड़ और 2011 की जनसंख्या अपन ने पढ़ी है 121.02 करोड़। इन दोनों समय अंतरालों के बीच किसी भी देश, राज्य या स्थान के निवासियों की संख्या में जो परिवर्तन आया वह जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। दोस्तों यह जो जनसंख्या वृद्धि है वह मुख्यतः दो रूपों में होती है। कितने रूपों में होती है? दो रूपों में होती है। पहला है सापेक्ष वृद्धि और दूसरा है निरपेक्ष वृद्धि। सापेक्ष वृद्धि और निरपेक्ष वृद्धि। दोस्तों किसी भी स्थान की जनसंख्या में वृद्धि या जनसंख्या में कमी के प्रमुख कारण की अपन बात करते हैं। मतलब किसी भी स्थान पर जनसंख्या में वृद्धि या कमी, किसी भी स्थान पर जनसंख्या में वृद्धि या कमी के कारण। दोस्तों किसी भी स्थान पर जनसंख्या में या तो वृद्धि होती है या कमी होती है। उनके जो प्रमुख कारण हैं उनके अंदर अपन शामिल करते हैं जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन या प्रवास। ये तीन प्रमुख कारण हैं जो किसी भी स्थान पर जनसंख्या की वृद्धि और कमी के लिए जिम्मेदार होते हैं, प्रमुख होते हैं। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास या प्रवसन। किसी भी स्थान की जनसंख्या को ये तीन कारक हैं जो प्रभावित। दोस्तों एक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का क्या होती है, प्रतीक होती है, उसका परिणाम होता है। अगर अपन बात करें निरपेक्ष वृद्धि दर की, निरपेक्ष वृद्धि दर की, काफी बार निरपेक्ष वृद्धि दर से क्वेश्चन पूछा जाता है। निरपेक्ष वृद्धि दर क्या होती है? वर्तमान जनगणना वर्ष की जनसंख्या में से, वर्तमान जनगणना वर्ष 2011, वर्तमान जनगणना वर्ष की जनसंख्या में से विगत जनगणना वर्ष की जनसंख्या का जो अंतर है वह क्या कहलाता है? निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। मतलब वर्तमान जो जनगणना वर्ष है उसमें से विगत जनगणना वर्ष की जनसंख्या को अगर घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त कर सकते हैं? निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि दर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कह देता है कि 2011 में किसी क्षेत्र का जो सन 2011 में किसी क्षेत्र की जनसंख्या थी वह इतनी है और 2011 में इतनी थी, तो बताओ निरपेक्ष वृद्धि दर कितनी होगी? तो वर्तमान में से विगत को घटा देंगे तो क्या प्राप्त कर लेंगे? निरपेक्ष वृद्धि दर प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों 2011 में भारत की जो दशकीय वृद्धि दर थी, मतलब 2001 से 11 के बीच में जो वृद्धि दर थी वह थी 17.64%। यानी क्या हो गई? 2011 की भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी होगी? 17.64% थी। दोस्तों राजस्थान की अगर बात करें 2001 से 11 के अंदर तो सर्वाधिक जो जनसंख्या सर्वाधिक जो थी 2011 से 1 में राजस्थान में अगर बात करें तो सर्वाधिक मिलती है बाड़मेर की, सर्वाधिक वृद्धि दर मिलती है बाड़मेर में। कितनी? 32.53%। कितनी? 32.53%। और सब सर्वाधिक मिलती है। और अगर सबसे कम की बात करें कि राजस्थान में सबसे कम वृद्धि दर
2001 से 11 के बीच में कहाँ की मिलती है? तो वह मिलती है गंगानगर की। कहाँ की मिलती है? गंगानगर की, जो है 10.06%। तो सर्वाधिक वृद्धि दर बाड़मेर की और सबसे कम गंगानगर की मिलती है। एक अनुमान के आधार पर यह भी बताया जाता है कि सन 2045 तक भारत है वह चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र बन सकता है। एक अनुमान के आधार पर यह बताया है कि 2045 तक भारत है वह चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र बन जाएगा, अगर यही गति, यही वृद्धि दर निरंतर चलती रही तो। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारणों की। सबसे पहला अपन कारण लेते हैं उच्च जन्म दर। जनसंख्या वृद्धि के कारणों में सबसे प्रमुख है जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या। जन्म दर किसे कहते हैं दोस्तों? प्रति हजार व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। और प्रति हजार व्यक्तियों में जन्म लिए गए मर्द बच्चों की जो संख्या है वह क्या कहलाती है? मृत्यु दर कहलाती है। क्या कहलाती है? मृत्यु दर कहलाती है। तो जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है जन्म दर की उच्च वृद्धि, यानी जन्म दर की जो दर है वह क्या मिलती है? उच्च मिलती है भारत में, जिससे जनसंख्या वृद्धि निरंतर बढ़ रही है। दूसरा जो कारण है वह है घटती मृत्यु दर, यानी मरने वाले लोगों की संख्या में क्या आ रही है? कमी आ रही है। क्यों? क्योंकि चिकित्सा सुविधाओं का विकास है वह भारत में उच्च स्तर पर होने लगा है, जिससे मरने वालों की संख्या में क्या आई है? कमी आई है। तीसरा जो प्रमुख कारण है वह है प्रवास। वो भी अवैध रूप से, यानी अवैध प्रवास भी कह सकते हैं। जनसंख्या का जो स्थानांतरण है वह विकसित नगरों में ज्यादा होने लगा है, जिससे उस स्थान की जनसंख्या में धीरे धीरे क्या होने लगी है? वृद्धि होने लगे हैं। क्योंकि नगरीकरण की प्रवृत्ति के कारण क्षेत्रों का विकास तीव्र गति से होता है, जिसके कारण उनमें रोजगार है वह बड़ी मात्रा में मिलते हैं। औद्योगिकरण होने के कारण भी रोजगार के अवसरों में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। जो प्रवास है वह भी जनसंख्या वृद्धि का क्या है? एक प्रमुख कारण है। चौथा अगर कारण देखें तो बढ़ती जीवन प्रत्याशा। बढ़ती जीवन प्रत्याशा, प्रत्याशा का मतलब होता है दोस्तों जीवन जीने की आशा। मतलब उनमें जीवन जीने की जो आशा है उनमें क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुआ है। मतलब अगर अपन सन 1921 की बात करें तो जीवन जीने की जो प्रत्याशा थी वह मानी जाती है लगभग 20 वर्ष। कितनी मानी जाती थी? लगभग 20 वर्ष मानी जाती थी। लेकिन अगर अपन वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो जो जीवन प्रत्याशा है वह लगभग हो चुकी है 63 वर्ष। अगर औसत आयु देखी जाए तो मनुष्य की आयु देखी जाए, व्यक्ति की आयु देखी जाए तो उसमें 63 वर्ष जो है वह जीवन प्रत्याशा, जीने की आशा जो है वह 63 वर्ष तक मिलती है, जो 1921 में कितनी थी? सिर्फ 20 वर्ष थी। तो बढ़ती हुई जीवन प्रत्याशा भी जनसंख्या वृद्धि का उम्र में विवाह, कम उम्र में विवाह तथा संतान उत्पत्ति की भावना। अगली जो प्रमुख जो कारण है उसमें कम उम्र में विवाह करने से और संतान उत्पत्ति की जो भावना है उसमें विकास ज्यादा होने के कारण अज्ञानता, अशिक्षा के कारण भी जनसंख्या है वह तेज गति से क्या कर रही है? वृद्धि कर रही है। क्योंकि विवाह है वह कम उम्र में हो जाता है और उनमें जो जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या है वह ज्यादा रहती है। उनके अंदर यह रहता है कि बच्चे तो भगवान की देन होते हैं, बच्चे भगवान की देन होते हैं। और इसी प्रकार की जो विचारधारा है वह अशिक्षा के कारण लोगों में पनपती है, जिससे भी जनसंख्या वृद्धि है वह तेज गति से बढ़ रही है। अगला जो कारण है वह है दोस्तों बाल विवाह। बाल विवाह, कम उम्र में विवाह हो जाने से क्या है? उनमें किसी भी प्रकार की समझ का विकास नहीं हो पाता है, जो जनसंख्या वृद्धि को क्या देते हैं? बढ़ावा देते हैं। अगला जो कारण है वह है सामाजिक रीति रिवाज
तथा कुरीतियां। सामाजिक जो रीति रिवाज है तथा कुरीतियों के कारण भी है, आडंबरों के कारण भी है, जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसे तरह तरह के विचार हैं सामने आते हैं, जैसे बेटी है, बेटी को जन्म देना पाप मानते हैं तथा बेटे को जन्म देना पुण्य का काम मानते हैं। तो बेटी और बेटियों में फर्क है, वह भी सामाजिक रीति रिवाज और कुरीतियों में आते हैं। तो इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि के जो अनेक कारण हैं अपन ने पढ़े, उच्च जन्म दर, घटती मृत्यु दर, प्रवास, बढ़ती जीवन प्रत्याशा, कम उम्र में विवाह या संतान उत्पत्ति की भावना, अशिक्षा या अज्ञानता, बाल विवाह, सामाजिक रीति रिवाज तथा कुरीतियां और आडंबर, ये प्रमुख जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं जनसंख्या घनत्व तथा जनसंख्या वितरण के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।